सी। साइंस का मतलब विज्ञान, अंग्रेजी में कहते हैं इसको साइंस। मीनिंग याद रखना है SCIENC। साइंस का मतलब विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है, हम पहले बताए थे कि मनुष्य के अवलोकनों एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है मनुष्य के अवलोकन। ठीक है, इसको बताइएगा कि मनुष्य के अवलोकन। मनुष्य के अवलोकन का अर्थ होता है कि कोई बात के बारे में, किसी बात पर या तो किसी विषय के टॉपिक को लेकर उस पर चरित्र चित्रण करना क्या कहलाता है? अवलोकन। मनुष्य के अवलोकनों एवं प्रयोगों से, ठीक है, एवं क्या चीज? प्रयोगों से प्राप्त। प्रयोगों से क्या चीज? प्राप्त। वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है, विज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है, बी प्लस ज्ञान। तो बी प्लस ज्ञान की बात करें, बी का अर्थ होता है विशेष। बी का अर्थ क्या होता है? विशेष। और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। जिस शास्त्र को पढ़ने से हमें विशेष जानकारियां प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे? विज्ञान। विज्ञान के जन्मदाता पूछेगा तो जन्मदाता नहीं होते, विज्ञान जो है विज्ञान के आगे विश्लेषण करते। चलिए देखें, अभी विज्ञान में देखना है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका। दिख रहा होगा इतना बार। चलिए यहाँ देखिएगा, विज्ञान के दो महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम, एक का नाम क्या है? अरस्तु। एक का नाम क्या है? एक का नाम अरस्तु है, एक का नाम अरस्तु है। चलो ठीक है। एक महान वैज्ञानिक का नाम क्या है? अरस्तु। दूसरे का नाम क्या है? न्यूटन। ये हमारे न्यूटन साहब है। ठीक है, ये हमारे न्यूटन है जो सेब के पेड़ के पास क्या है? बैठे हुए हैं। और यहाँ जो है अरस्तु है, ये जो है यूनान के हैं। ये कहाँ के हैं? यूनान। और ये है इंग्लैंड। ठीक है, कहाँ के? ये बात ध्यान रखना है कि दो महान वैज्ञानिक हुए। अब जो है बात आएगा फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो है अरस्तु जो दिए थे, फिजिक्स की बात करें इसमें दो महान वैज्ञानिक की चर्चा आती है। तो उसमें अगर जो पूछा जाए कि जीव विज्ञान, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th में जीव विज्ञान का चैप्टर, पहला चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में क्या लिख रहे, अगर जो पूछा जाए जीव विज्ञान के जन्मदाता तो कौन बताएंगे? अरस्तु। जीव विज्ञान के जन्मदाता। और यदि फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भौतिकी के जन्मदाता न्यूटन। ठीक है, इनका भी दोनों का योगदान अहम रहा। लेकिन अगर जो स्पेशल आज जो है क्लास चल रहा है जीव विज्ञान का, तो उसमें हम चर्चा करेंगे केवल किनका? अरस्तु। दो महान, बस फिगर लाने का मकसद ही। चलिए अब टॉपिक पर चलिए। साइंस लिखा हुआ है, साइंस का मतलब क्या लिखे हैं? विज्ञान मुख्य रूप से दो भाग में, दो प्रकार होते हैं, यानी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम जीव विज्ञान, का नाम जीव विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं BIOLOGY। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। और भौतिकी होता है, भौतिक जिसको कहते हैं उसको कहते हैं फिजिक्स। आपको भौतिक विज्ञान कहते हैं तो भौतिकी बोलो, तो भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जन्मदाता लिखे नोट में लिखे हैं कि जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? अरस्तु का फिगर देख लिए। हाँ, जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन? अरस्तु। और भौतिक विज्ञान के जन्मदाता कौन? ध्यान रखना है कि जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु और भौतिक विज्ञान के जन्मदाता न्यूटन। अगला लिखे बायोलॉजी, क्योंकि हमको पढ़ना बायोलॉजी के बारे में, तो विश्लेषण के साथ चल रहे। इस साइंस यहीं से शुरुआत हुई है। क्लास 9 से जब हम पढ़ते हैं तो साइंस जो है विभिन्न दो भागों में बढ़ता है, दो भाग फिर आगे बढ़ेगा पूरा, इस तरह बढ़ते जाएगा। अब हमारा जो साइंस यहीं से शुरुआत होगा। अब यहाँ से बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के कितने भाग? दो भाग। साइंस को दो भाग में बांटा गया, तो उसमें से बायोलॉजी जो निकला, बायोलॉजी को भी दो भाग में बांट दिया गया। पहला का नाम है बोटनी। पहला का नाम क्या है? दूसरा का नाम जूलॉजी। बोटनी और जूलॉजी। बोटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान। जैसे हम 11th 12th में जाते हैं तो उसके बाद जैसे BA Part 1 BA Part 2 जब बैचलर ऑफ साइंस चलते हैं, BSc में चलते हैं
बीएससी। तो बीएससी में जब पढ़ाई करेंगे तो उसमें बोटनी और ऑनर्स विषय हो जाता है बोटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी जो लेकर पढ़ा है, ठीक है, इंटर 11th में रहते हैं, 12th क्लास में साइंस लिया बायोलॉजी से। अब बायोलॉजी पढ़कर जब निकल जाता है और जैसे बीए में बीए फाइनल करने के लिए चला या तो बीएससी करने के लिए, तो उस स्थिति में क्या होता है, बायोलॉजी अब बायोलॉजी नहीं रहा, बायोलॉजी अब दो भाग में बट जाएगा, या तो बोटनी पढ़ना पड़ेगा या तो जूलॉजी। कोई ऑनर्स पेपर लेता है बोटनी, जिसको मान लीजिए वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ाई करना है तो बोटनी पढ़ाई करेगा, और जिसको जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ाई करना है तो कोई लेगा जूलॉजी। जूलॉजी के जन्मदाता कौन? अरस्तु। यहाँ भी ध्यान रखना, यदि बायोलॉजी के पूछे तो अरस्तु, लेकिन यहाँ पर दो भाग में जब बट गया तब बोटनी के जन्मदाता कौन? थियोफ्रेस्टस। अगर जो पूछा जाए बोटनी के जन्मदाता कौन? और अगर जो पूछा जाए जूलॉजी के जन्मदाता, इतना बात पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान के दो भाग। जब बायोलॉजी दो भाग में बटा तो भौतिक विज्ञान में दो भाग में बट गया, पहला का नाम भौतिकी और दूसरा का नाम इसे बस केवल ही ध्यान रखना है कि भौतिक विज्ञान भौतिकी के जनक, रसायन के जनक एंटोनी लेवोजिया, ठीक है। एंटोनी लेवोजिया जो है रसायन विज्ञान के जन्मदाता, जन्मदाता माने उन्होंने वैज्ञानिक है बताए। अब यहाँ पर फिजिक्स नहीं पढ़ना है, फिजिक्स के बारे में लिखे थे, चलिए अब आगे चलते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? कोशिका। टॉपिक का क्या नाम है? कोशिका होता है। कोशिका क्या होता है देखिएगा, ठीक है। कोशिका लिखे हैं, कोशिका, कोशिका को अंग्रेजी में CELL सेल कहते हैं। कोशिका को क्या कहते हैं? सेल का मतलब कोशिका। तो कोशिका को सेल कहा जाता है। कोशिका कैसे, अब चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ये हमारा जो अध्याय 1 है, क्लास जो है 9th का बायोलॉजी 1 चैप्टर है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो इसमें से बताया है, कहता है प्रत्येक जीव का जो शरीर है कोशिकाओं का बना हुआ है। कोशिका क्या होता है आगे पढ़ेंगे, पहले कोशिका समझ लो। कोशिका कहते किसको है? कहता है कोशिका जो लिखा हुआ कोशिका जीव द्रव से बनी एक रचना है, ठीक है। हमारे शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में कोशिका क्या है? एक रचना है। रचना का मतलब बनावट है, हमारे शरीर में एक अंग का हिस्सा है और उसमें रचना है। यानी कोशिका जीव द्रव से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सारे तत्व मिल करके और वह जो हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं उसे वो क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका जो है, कोशिका में जो तत्व रहते हैं उनका नाम है अकार्बनिक तत्व होते हैं, अकार्बनिक यौगिक, जल और लवण। जल और खनिज लवण जो हमारे शरीर में होते हैं किसके अंतर्गत होते हैं? कोशिका के अंतर्गत। अगला है कार्बनिक यौगिक के रूप में होते हैं प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सब होता है किसके? हमारे शरीर में। और कोशिका, तो इन सब चीजों से मिलकर बना है कोशिका, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और इसीलिए कोशिका को कहा गया है जीवन की आधारभूत इकाई, यानी जीवन जीने के लिए कोशिका हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ लिखा हुआ है, अब इसमें देखो फिगर दिखा है, ठीक है। दो फिगर लिए हैं, ये हमारा है, दिख रहा है, ये हमारा जो है लिखा प्लाज्मा, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा है जंतु कोशिका। कौन कोशिका है? हमारा जंतु कोशिका का फिगर है। ये जो हमारा है पादप, ठीक है, प्लांट सेल है, PLANT, प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका। ये हमारा है पादप कोशिका का फिगर, ठीक है। केवल फिगर देख लो, बाकी आएगा इधर देखना है। चलिए, लिखा हुआ चैप्टर का नाम कोशिका, जिसको सेल कहते हैं। जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? और संसार के सभी जीव छोटे छोटे कोशिकाओं को से मिलकर बने होते हैं। जितने भी शरीर है सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का फिगर, ठीक है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने किया? कहा जाएगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, मतलब मरा हुआ कोशिका पता चला था, लेकिन इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं।
फादर ऑफ साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान के पिता। फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसको कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसलिए साइटोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। अगर जो पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट की 1665। कोशिका की खोज किसने की? कब की? अगला है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। अब जीवित की बात आ रहा है, वो मरा हुआ था। अब जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लीवेनहॉक नाम है पूरा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इतना रखना है कि लीवेनहॉक ने की थी कब? 1664। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? लीवेनहॉक। किसने किया? लीवेनहॉक। अब लीवेनहॉक इतना लीवेनहॉक रखना है। और इन्होंने, अब अगर जो पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने किया क्या चीज? जीवित कोशिका की खोज कब किया? 1600। तो अगर जो पूछा जाए हमारा जो शरीर क्या चीज से बना होता है? हाँ, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है हमारा शरीर। और कोशिकाओं की संख्या शरीर के आकार पर निर्भर करती है। यदि मान लीजिए हाथी है तो उसके शरीर में कोशिका की संख्या ज्यादा होगी। हम आदमी है तो हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या कम होगी तुलना में। और चूहा की बात करें तो चूहा और आदमी की तुलना में बड़ा शरीर आकार किसका है? जिसका आकार बड़ा होगा शरीर का उसमें कोशिकाओं की संख्या अत्यधिक पाएगी। ठीक है, तो ज्यादा कोशिका होगा तो उसका आकार क्या होगा? बड़ा। यानी कोशिकाओं की संख्या शरीर के आकार पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? कोशिका के बारे में नया नया मंतव्य रखे, अपना बात रखे कि कोशिका ऐसा वैसा है। तो कोशिका का जो है सिद्धांत रखने वाले जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे एम जे स्लाइडेन नाम था। एम जे स्लाइडेन, उन्होंने सिद्धांत दिया। एम जे स्लाइडेन क्या दिए? और एम जे स्लाइडेन ने जो है और जर्मनी के ही जंतु विज्ञानी थियोडर मनीश्वान नाम है। बस इतना ध्यान रखना है कि जर्मनी के 2 वैज्ञानिक हुए, एक का नाम स्लाइडेन, दूसरा का नाम स्वान। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या दिए? कोशिका के सिद्धांत को दिया। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें बताए। मैंने कोशिका के बारे में 2 वैज्ञानिक आए सामने, जर्मनी के 2 वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने 2 वैज्ञानिक हुए जर्मनी के। उन्होंने 2 कोशिका के बारे में बताया। पहला बात बताया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो है एक कोशिका से होती है। ठीक है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति क्या चीज से? कोशिकाओं से मिलकर जो है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति होती है। दूसरा बात बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है एक या बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तीसरा बात समझा है कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। स्वाधीन का मतलब वह किसी के अधीन नहीं रहता है। अगर जो एक कोशिका मान ले विनष्ट हो गया तो स्वाजनन की क्षमता होती है। कोशिकाओं में स्वाजनन की क्षमता होती है। स्वाजनन का मतलब खुद से मर जाएगा, खुद से जन्म लेगा। ठीक है, इसलिए हमारे शरीर में जब कट फट जाता है तो वहां की कोशिकाएं मर जाती है। उसके बाद जब कोशिकाएं मर जाती है तो मरने के बाद क्या होता है? हमारा शरीर जो है वहां पर जल्दी घाव ठीक नहीं होगा, लेकिन वहां कुछ दिन के बाद देखते हैं कि अपने आप बिना दवाई का भी ज्वाइंट हो जाता है। इसका मतलब वहां क्या जन्म ली? कोशिका जन्म लेती है तो वहां ठीक हो जाता है। तो स्वाधीन की इकाई होती है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। ठीक है, सभी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर में, अब जो कोशिका का क्या काम है? जैसे हम बोल रहे हैं तभी हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्या चीज? जीव को, मुंह को चाहिए ज्यादा एनर्जी, हाथ पैर जो भी ज्यादा चलाएंगे। तो कोशिका का काम है, यानी कोशिका के अंदर आगे पढ़ेंगे, कोशिका के अंदर राइबोसोम, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया सब पाए जाते हैं और सभी निहित होता है। अब जब वहां होता है तो वही हमारा क्या रहता है? एनर्जी है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो कोशिका जो है, और बताया चौथा बात कि कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक, ठीक है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, का मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रूप में भाग लेगा कौन? सृष्टिकर्ता, केंद्रक। केंद्रक को मुख्य कार्यकर्ता कहा गया है। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होते हैं केंद्रक, और उसको कहा गया है मुख्य कार्यकर्ता। इनका जो है सबसे अहम भूमिका होती है। अगला लिखे है कोशिका में जो है सब, अगर जो पूछा जाए, ये बात ध्यान रखना है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम मानव शरीर की नहीं। अगर जो पूछा जाए दुनिया की सबसे छोटी कोशिका अगर यहाँ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे डॉट डॉट जैसा रहता है देखने में, तो सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग। यदि पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये अंडा दिख रहा है, ये अंडा में 20 आदमी, कई आदमी? 20 आदमी के लिए
20 आदमी के लिए क्या बन सकता है? आमलेट। क्या बनेगा? आमलेट समझता है ना? हाँ। 2 kg का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा कै kg का होता है? 2 kg। हाँ, उतना दिखा दे रहे हाथ में ऐसे। और शुतुरमुर्ग यदि कभी मिल जाए तो थोड़ा सी दूरी बना लेना है, ठीक? क्योंकि जो अंडा दे के मैंने जिसका अंडा होता है जिस शुतुरमुर्ग का, वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक? वो अंडा चोरी होने नहीं देता है। तो जिसको लगेगा कि स्वाद बुझाएगा 20 आमलेट लग रही है, हम भी देखते हैं चाक के, अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का लगेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जिसको अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं, ठीक है? ये पुरुषों में पाया जाता है। वो स्पर्म इस तरह से रहेगा, मतलब एक जैसे एक होता है मेढक नहीं होता है ऐसा वाला, एक मेढक नहीं, मेढक मछली नहीं होता है, हाँ, तो समझ लो ऐसा ही रहेगा। क्या चाहिए? स्पर्म। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहा जाए तो क्या है? और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु ओवम जिसको कहते हैं स्त्रियों में पाया जाता है और शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है? यही सब। अब देखो इसी में हम अगर जो बात करें थोड़ा डिटेल से, तो इसमें जो है एक बात हम समझा सकते हैं कि जो बच्चे का निर्माण होता है, किसी भी जो है बच्चे का निर्माण होता है, तो स्पर्म जो है इसको कहते हैं शुक्राणु, ओवम जो है इसको कहते हैं अंडाणु। जब आपस में जायगोट का निर्माण करते हैं, जब आपस में युग्मनज बनते हैं, मतलब जो इस तरह से है और इसमें प्रवेश करता है कौन? ये शुक्राणु जो दिख रहा है, ये मान लो कीड़ा जैसा, मान लो है जीवाणु है, इसमें प्रवेश किया और ये जो पूरा लेयर होता है घेरा जैसे दिख रहा है चारों साइड, घेरा में प्रवेश कर जाता है। वही प्रवेश करने के बाद यही क्या होता है? अब जो गर्भ धारण की बात आ जाता है, उसके बाद इसी से क्या होते हैं? बच्चे का निर्माण। यही जो स्पर्म जाते हैं शुक्राणु, इसीलिए माता पिता जो बच्चे का जो जन्म होता है उस समय डीएनए टेस्ट कराया जाता है, तो उसमें मिल जाएगा सारा गुण, क्योंकि जो पिता होते हैं उनका स्पर्म इसमें मिलता है, उस बच्चे में गुण होता है, इसलिए डीएनए टेस्ट में वो पता चल जाता है कि किस जो है इसके पिता का नाम क्या है या पिता कौन है। डीएनए टेस्ट में ब्लड ग्रुप देखा था, दोनों का मैच कर जाता है, ठीक? तो इसमें ज्यादा जानकारी ध्यान रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका उसको क्या कहते हैं? स्पर्म। अगला मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं ओवम। अगला मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन भी कहा जाता है, ठीक है? न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? मेरुरज्जु जो हड्डी दी है ना, इसे यहाँ से जाएगा इस साइड से, तो दिमाग से जुड़ा रहता है, ठीक है? तो न्यूरॉन कोशिका सबसे लंबी न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अरे सबसे बड़ी और लंबी में अंतर है। बड़ी का मतलब हुआ बड़ा और लंबी माने लंबा जा रहा है, पतला मोटा से मतलब है। सबसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है पहला। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, ठीक है? बड़ी नदी और चौड़ी ओकरे को है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। तो बात यहाँ ही आएगा, बड़ी या चौड़ी और लंबी में अंतर है, ठीक है? बड़ी कहेगा तो केवल फैला हुआ रहेगा, कुछ दूर गया बहुत लंबा एरिया में फैला हुआ उसको कहेंगे बड़ी। वो पूरा जा रहा है, बस इतना जा इनका है, बस उतना जा रहा है, लंबी। वो क्या कहलाएगा? दिख रहा है लंबी जैसा है। अब बड़ी दिख रहा है, हाँ बड़ी मैंने इतना बड़ा एक बार खत्म। यहाँ से गया तो यहाँ से यहाँ पूरा 5 किलोमीटर, तो मतलब समझा रहे 20 किलोमीटर नहीं रहेगा, ठीक है? समझ आ गया? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका प्लाज्मा। चलिए आगे बढ़े। अगला जो है ये फिगर दिखा है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका गोलाकार होता है, आकार पूछेगा यदि तो जंतु कोशिकाएं की जो आकृति कैसी होती है? गोलाकार। अब इसमें जो होता है इसमें तरह तरह की दिख रहा है फिगर भाग। तो कोशिका हमारे शरीर में जो कोशिका है अब मात्र इतना को रहेगा, छोटा दिखेगा, और इस कोशिका में जो है इतना बात रहता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, तो गोल्जी का है, तो क्रोमोसोम, इसमें जो है सारा कुछ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लाइसोजाइम सब मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिगर दिख गया? ये फिगर देखो यहाँ, ये हमारा जो इस कोशिका, इस क्या हमारा है? कोशिका। ये क्या है? कोशिका। पूरा को मिला देंगे तो कोशिका कहलाएगा। और इस कोशिका जो ऐसे चारों तरफ दिख रहा है, ये जो ऐसे चारों तरफ लेयर बना हुआ है इसको कहते हैं कोशिका। कोशिका झिल्ली का मतलब बोलेंगे कोशिकाओं के चारों तरफ के घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम। कैसा होती है? अर्धपारगम का मतलब होता है आधा आधी भोजन जाएगा। यदि हम कुछ खाना खाएंगे, कुछ भी रोटी चावल दाल कुरकुरा जो है कि उसके बाद क्रीम चॉप खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें भी जाएगा। किसमें? कोशिका के अंदर, क्योंकि अर्धपारगम। चलनी देखिए तो सब
चलनी देखा है? चलो देखा है तो छिद्र रहता है थोड़ा थोड़ा। ये पूरा डालेंगे 5 किलो मान ली आटा तो पूरे गिर जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो उसी प्रकार जो है अर्ध पारगम मतलब आधा जाता आधा नहीं जाता है। ये हमारा कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होती है, जिस कारण जितने भोजन ग्रहण करते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें भी चला जाता है। ये कोशिका झिल्ली हो गया। और इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। अगला हमारा जो बैठा हुआ केंद्रक है, और ये हमारा राइबोसोम है। और ये जो दिख रहा है क्या है? तारक का है। और ये जो दिख रहा है पिच जैसा क्या है? सोम है। ये सबसे खतरनाक है, ठीक है, सबसे खतरनाक है। इसके बारे में यदि हम कहें तो बताते हैं इसके बारे में। ये ऐसा है, अब कैसा बता दे। ये देख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? ऐसा जो क्या है, जिसको कोशिका का बिजली घर या ऊर्जागिरी कहते हैं, ठीक है। यानी बिजली घर किसके कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। जितना भी चीज जमा होगा कहाँ जमा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यही हमारे शरीर में ऊर्जा देती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारा हो गया। अब इस तरह देखो, अब समझो ये जो हमारा लाइसोसोम है, ठीक, लाइसोसोम के बारे में ऐसे आगे पढ़ाएंगे। लेकिन लाइसोसोम का क्या काम होता है? ये क्या करता है? जो कोशिका मान लिया जाए आलसपन जिसको दिखाएगी कोशिका, ये जो है सब में एक्टिवेट है, सब काम कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा है, राइबोसोम हो गया, प्रोटीन का कारखाना कहता है। राइबोसोम हो गया, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, सारा जो दिख रहा है, यदि काम करना बंद कर दे तो लाइसोसोम जो है क्या करता है? गार्ड करता है, निगरानी करते रहता है कि कौन काम पर गया है कौन नहीं गया है, ठीक है। यदि काम नहीं करेगा तो लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम 20 का थैली है हमारे शरीर में, कोशिका के अंदर हमारा शरीर है और उस शरीर के अंदर कोशिका है, और कोशिका के अंदर कौन बैठा है? लाइसोसोम। लाइसोजाइम है लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या करता है? कोई 20 का थैली है, यदि देखेगा कि अच्छा तुम काम नहीं कर रहा है, रुको, तुम भी नहीं कर रहा है, बोलेगा नहीं। ये नहीं बोलता है कि तुम काम करो, ये कुछ नहीं बोलेगा। जब देखेगा कि जो ढिलाई दे दिया, काम नहीं कर रहा है, शरीर के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, ये क्या करता है? हम तो जैवोसन हम तोरो ले जीवो, ये क्या करता है? फाड़ देता है अपने आप को। ये अपने आप के फाड़ लेता है, पर तुम नहीं काम करता है, ठीक, अपने आप मर गया, अपने फट गया। और फटने के बाद जैसे ही फट जाता है, फटने के बाद पूरे कोशिका में बाढ़ आ गया। क्या चीज का? 20 का बाढ़ आ गया। अब 20 आया तो सब सजीव है, सब मर गया, सब हम तो गए, दुनिया को भी ले गए। तो लाइसोसोम का काम होता है कि जब देखता है कि काम नहीं करना चाह रहा है, या तो कोई अंग बैठ गया, आराम से बैठना चाह रहा है, तो क्या करेगा? अपने आप को फाड़ लेगा और अपना विष को फैला देगा। और जैसे विष फैल गया सब मर जाएगा। तो उस कोशिका क्या हो जाता है? नष्ट हो गया। ये जो हमारा इतना बड़ा कोशिका है, सबको खत्म कर दिया कौन? कहेगा सवाल, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग, ठीक है। सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है कौन? सुसाइड का मतलब आत्महत्या, सुसाइड का मतलब खुद से मर जाना, उसको कहते हैं हिंदी में खुदकुशी करना। क्या करना? खुद से खुश हो गया, उसको कहते हैं खुदकुशी, ठीक है। तो यदि तुम लोग भी चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, खुदकुशी करना रहेगा नहीं तो कर सकते, पंखा रहे या कुछ भी रहे। और हम तो भाई जीना चाहते हैं, हमारा बने करना है। अब याद रखिए, आगे बढ़ते, भाग नहीं जाए। चलो अब देखो यार, अगला देखते हैं। कोशिका जो है सेल है, जिसका 2 प्रकार है, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका दिखने में लगेगा कि जो है ना बाच घड़ी वाला सरफ है, ठीक है, लगेगा गाइड सरफ, ठीक है। गाइड सरफ जैसा दिखेगा, क्या लगेगा? पादप कोशिका। पादप कोशिका लगेगा कि मान लो बल गाइड सरफ ला दिए, हाँ गाइड सरफ है, इससे धोवा सकता है। ये हमारा जो है अभी जंतु कोशिका गोल होता है, गोलाकार, और इसके अंदर देखो कितना सारा मटेरियल बैठा हुआ है ना। और जाना उसमें इस सबको, ये कौन है बताओ? लाइसोसोम सबसे हीरो है, सुपर हीरो, ठीक है। यही सुपर हीरो है, कोशिका का हीरो है। यदि तुम काम नहीं करेगा तो अपने आप को फाड़ लेता है। जा, हम तो जैवोसनम सब पहले चल गया, मर गया सब। अब इसमें क्या होता है? अगला जो लिखा हुआ गाइड सरफ दिख रहा है, अच्छा वो सिंह नहीं दिख रहा है, नहीं सोचना वाली क्या है? ठीक है, बल ऐसा नहीं, भगवान का सिंह नहीं है। यहाँ देखो, पादप कोशिका का मतलब होता है ये हमारा जो है, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। इसको क्या कहते हैं? आगे हम समझाएंगे। कोशिका भित्ति इसको कहते हैं। ये हमारा जो इसका घेरा को कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहते हैं? अरे जंतु के घेरा, जंतु कोशिका के जो चारों तरफ घेरा होता है उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, और उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब दीवार, ठीक है। अब इधर आ गया, फिगर दिखा दिया।
अब लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, और झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। मतलब कोशिका के अंदर देखो दिख रहा है इसे, तो कोशिका के सभी अवयव, अवयव का मतलब होता है उसके अंदर पाए जाने वाले अंग, उसी को शब्द में क्या कहते हैं? अवयव। इसको क्या कहेंगे? अवयव। जो अभी ध्यान नहीं दे रहा है उस सब दिन सड़ो, ठीक है, बैल के बैल राजनी, बस पढ़ना लिखना था। लड़की के ज्यादा कोशिश मतलब पटलाली से ऐसे ऐसे अब ऐसे 5 बार 20 बार रहना था, 5 बार, और बाद 5 बार पैर पखारना है और पढ़ना लिखना कुछ, ठीक है। हिमगिरी में हम हमारी बन जाओ, कहानी खत्म, पढ़ लिख के कुछ कर लो। सुनीता विलियम्स यहाँ अंतरिक्ष से यहाँ चला, यही सब धरती पर छटपटा ले पगला, देखा पहले तो पढ़ नहीं करते। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, ठीक है। एक तो समझा दो फिर भी जैसे तैसे, तो दाम पहले तीनों चारों गप कर रही है, मजा नहीं अपन दुनिया में। वो कभी कभी देखते गौर कर ले रहे तब इधर देख लेते, इधर देख रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ने मन कर रहा है, पता नहीं क्या चाहती है। व्हाट डू यू वांट टू मी, क्या चाहती है मुझसे बताओ? कुछ नहीं, तो कम से कम पढ़ लिख लो यार, पढ़ना लिखना है। उगरा तो आप पता नहीं, पढ़ा रहे इधर तो देख रहे हो उधर, उस तरफ क्या है? कुछ है नहीं नहीं, हरियाणा तरफ बतेबे, लंदन तरफ ध्यान। को है आए थे हरि भजन को होटल लगे के पास, अरे गलिए पढ़े ले, और देखो जी देवार, देखो जी नाना के फोटो, बस कपार में जी देखो जी, कपार में जी दे कूड़ा कूड़ा लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का मतलब होता है कोशिका के सभी अवयव, अवयव का मतलब जितने भी अंग है सभी घेरा के द्वारा घिरे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगला लिखा हुआ है, या जो लिखा हुआ है, या जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो रहेगा दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जिसको कहेंगे, तो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका देख लिया, ठीक है, सरफ का पैके गाइड सरफ था, और भोमा के गाइड सरफ भी लगेगा, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है दोनों, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में, और यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करने का काम करता है कौन? कोशिका झिल्ली। अगला है कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है। कैसा होती है? अर्धपारगम होती है। इसका मुख्य कार्य होता है कि कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण है। कौन आएगा कौन जाएगा, चयनात्मक है, ठीक है, ये चयन करता है कि तुम अंदर जा सकते हो कि नहीं। आईडी कार्ड देखेगा, पहले रोटी खा लिए तो पहले नंबर चेक करेगा कि तुम जाने लायक है या नहीं, तब कोशिका के अंदर जाने देता है। ऐसा नहीं कि बड़का सेब निकल गए तो सब अंदर चलेगा, कोशिका में पेट में नहीं जाएगा, खाएंगे तो कोशिका में चला गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले खाते हैं, टुकड़ा में चला गया, और वहां भी जांच करता है, देखता है कि तुम्हारा पहचान पत्र दिखाओ, मैच करेगा, आधार कार्ड सब कुछ देखेगा, उसके बाद जाने देगा अंदर। कौन? ऐसे नहीं जाने देता है, ठीक, इतना समझा गया। चलिए अगला लिखा हुआ कोशिका भित्ति। झिल्ली पढ़ लिया तो भित्ति देख लो। झिल्ली मैंने खाने वाला नहीं, बाबा झिल्ली बोल रहे, झिल्ली मैंने जो बाजार में बिकता है मिठाई वो नहीं, झिल्ली बने गहरा। झिल्ली कहेगा तो समझना कोशिका झिल्ली मतलब कोशिका के बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? और वृत्त के बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? परिधि, परिधि कहते हैं। वृत्त के गोल घेराकार को क्या कहते हैं? परिधि। यहाँ पर है झिल्ली। जंतु कोशिका, कोशिका के बाहरी घेरे को कहते हैं झिल्ली, कोशिका नाम हो गया कोशिका झिल्ली। अब कोशिका भित्ति क्या होता है? सेल वाल किसी इसको कहते हैं सेल वाल में दीवार, दीवार मतलब भित्ति। मार्केट में भित्ति बोला जाता नहीं कहता है, भित्ति में गोईठा ठोक दे तो भित्ति क्या हो गया? दीवार। तो यह केवल पादपों में पाए जाते हैं। पादप का मतलब पेड़ पौधे, कुछ पेड़ पौधा में पाया जाएगा, ठीक है। पेड़ पौधे में पाए जाएंगे क्या चीज? भित्ति। हाँ केवल, हाँ कोशिका जो भित्ति है केवल पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों, कोशिका झिल्ली। अगला लिखा हुआ यह सेलुलोज की बनी होती है। इसी के कारण हम लोग कुछ जब खाते हैं तो जो है ना वोमिटिंग हो जाता है। जब हम कुछ खाते हैं तो अनपच हो जाता है। क्यों? कच्चा चीज खाइएगा तो दिक्कत करेगा। तो सेलुलोज की मात्रा होती है पेड़ पौधों में, इसीलिए जो है और गाय में या तो बकरी में या तो चार चौपाया जानवर में जो शाकाहारी प्राणी है, और जो शेर है वो घास खाता है। शेर को घास खाते देखा है? सुना है? पहले शेर देखा है? शेर देखवे नहीं क्या होकर बारे में बता, लोग नहीं खाता है।
पहले शेर देख लो, उसके बाद जवाब देना। शेर खाता है घास की। अब यहाँ देखो, तो सेलुलोज की बनी होती है, तो गाय में या तो बकरी में अंधनाल पाया जाता है और उसमें पाचन शक्ति होता है, ठीक है। और अंधनाल के कारण उसमें विशेष आकृति होती है। हम लोग के पास अंधनाल नहीं होता है, जिस कारण अंधनाल नहीं होता है, जिस कारण अंधनाल नहीं होता है, जिस कारण सेलुलोज की मात्रा को हम नहीं पचा पाते, ठीक। लेकिन गाय जो है जब कुछ घास चबाती है तो उसमें सेलुलोज है, और सेलुलोज को पचाने के लिए अलग सिस्टम बना हुआ है, तो पचा लेती है। लेकिन हम लोग जब खाते हैं सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं है, इसलिए हमें वोमिटिंग हो जाता है, ठीक। या कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होता है कौन? कोशिका भित्ति। अब जैसे मान लिया जाए, अब जैसे बांध बना देते हैं तो क्या होता है, इससे पानी बाहर जाता है ज्यादा। जैसे चारों तरफ कहीं घेरा बनाते हैं तो कोई बंधन में बांध देते, या तो मान लिया जाए मंगरेला या तो करेला का पौधा लगाते हैं, ठीक है। मंगरेला या तो मंगरेला करेला का खेती करते होंगे, तो खेती करते क्या करते हैं, रस्सी से बांध देते हैं। या तो ज्यादा पड़ोसी जलनशील है तो लोग क्या करते हैं, अपना कद्दू कलत जो है अपना घर का उधर नहीं जाना है तो क्या करेंगे, बांध के इधर रख लेते हैं ना। इससे क्या होता है कि कद्दू का एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, तो एक बांधने रखने में मदद किया कौन? रस्सी। यहाँ पर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का काम है, जब ऐसे घेरा बन गया तो इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। ना तो ज्यादा इधर, ज्यादा ना तो इधर, आराम से साइज में जाएगा, आकार बनेगा, ठीक है। तो हमारा कोशिका का काम है इस सहायता प्रदान करना, या पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है कौन? पेड़ पौधा जो हार्ड होता है, किसी को काटते तो बहुत हार्ड जटिल से करता है, उसका छाल को कहते भित्ति। तो पेड़ पौधा को जो छाल होता है, पेड़ पौधा का जो छिलका होता है, उसी को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। अब इसमें देखिएगा, जंतु जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। यदि जंतु कोशिका की बात करें तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिका क्या चीज की बनी होती है? पादप कोशिका जो है, पादप कोशिका में जो है सेलुलोज की मात्रा होती है, और जीवाणु में पलिटो, इसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकोन। इसको क्या कहें? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या चीज? जीवाणुओं में। अगला कवक जो है काइटिन। कवक क्या चीज की? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा केंद्रक। केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते थे, ये क्या हमारा है? केंद्रक जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक क्या होता है? कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहा जाता है? चलिए इसको केंद्रक कहते हैं, या पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाए। बात पूछिएगा कि केंद्रक क्या होता है तो बताएंगे, केंद्रक जो है कोशिका के मध्य भाग में स्थित भाग को के रचना को क्या कहते हैं? मध्य भाग में स्थित रचना को क्या कहते हैं? पादप कोशिका जंतु में दोनों में पाए जाते हैं केंद्रक। अगला है, यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है कौन? कोशिका का सबसे मेन अंग कौन है? मानव शरीर का मेन अंग कौन है? ऐसे देखा जाए 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सभी पांचों जो है प्रमुख अंग है। ऐसे तो माना जाए तो सभी अंग ही अच्छा है, लेकिन अगर जो रोल नंबर 1 पर दिया जाए तो हम आँख को देंगे, ठीक है। आँख जब तक है तब तक दुनिया दिखेगा, और कौन? नाना, चाची, बुआ, फुआ सब पता चलेगा, ठीक है। अगर आँख रहेगा तो कान नहीं भी है तो तू जिंदगी बढ़िया जी सकता है। और आँख ही नहीं है और कान से तू सुन रहा है, ठीक है, नगाड़ा बज रहा है तू सुन रहा है, कैसे एंजॉय करेगा, ठीक है। आँख होना जरूरी है, ठीक है। 75 केजी शरीर में, 75 केजी का शरीर में, ठीक है, 7.5 ग्राम का आँख यदि नहीं है तो समझ लो तुम्हारा शरीर 75 केजी बेकार है, ठीक है। 75 केजी जो होता है मानव शरीर होता है, 75 केजी में 8 ग्राम ऐसे माना गया है कि मानव शरीर का जो है, मानव नेत्र का जो वजन है 8 ग्राम। एक आँख का वजन, 2 आँख का वजन, 15 आँख का वजन, 15 आँख का वजन बताओ कितना ग्राम? 120। हाँ, 15 120, 12 साल में 120 ग्राम, मैंने जवाब आया। चले यहाँ देखो, सबसे प्रमुख अंग कौन? केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का सबसे प्रमुख अंग माना गया है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधन के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। सबको हैंडल करने का काम कौन करता है? केंद्रक। इसलिए जो ज्यादा मुखिया रहेगा वही हैंडल करेगा, उसी को क्या कहेंगे? केंद्रक। इसको इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? पूछेगा कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग। कोशिका की खोज किसने की? कब की? चलो इतना। अगला जो लिखा हुआ है इसकी खोज। अब बात वहाँ है रॉबर्ट हुक था, यहाँ रॉबर्ट ब्राउन
यदि केंद्रक की बात है इसलिए हम बात रख दिए कि रॉबर्ट हुक कहेगा, हुक लगल रहेगा रॉबर्ट हुक, तो कहेंगे कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। अगला जो है रॉबर्ट ब्राउन क्या है, 1837 ईस्वी में इसकी खोज की। रॉबर्ट ब्राउन किसकी खोज? केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? इसमें क्या पाया था? डीएनए आरएनए गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? केंद्रक में। इसीलिए डीएनए टेस्ट होता है। ठीक है, डीएनए टेस्ट होगा तो क्या निकलेगा? यदि हम टेस्ट करेंगे खून को तो खून के अंदर होता है क्या चीज? कोशिका। और कोशिका जब निकालेंगे तो खून के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर क्या निकलेगा? जब डीएनए टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा। तो डीएनए आरएनए, डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, और गुणसूत्र कहते हैं एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र और स्त्रियों में यदि एक्स के साथ अगर एक्स मिल जाए तो लड़की जन्म लेगी। ठीक है, और यदि एक्स के साथ वाई यदि जुड़ना चाहते हैं तो लड़का का जन्म लेगा। इसीलिए लड़का और लड़की जन्म लेना ये जो है पिता पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि कोई माँ अगर जो मालिक कोई ऐसा होता है, कोई महिलाएं हैं जो लगातार मान ली 2 या 3 संतान हुई और मान ली तीनों लड़की हो गई तो उसका मेन जिम्मेदार कौन है? पिता। हाँ, महिला को कोई दोष नहीं देना चाहिए कि वो जो है ऐसी है, हेरिन है, नागिन है, मल्हार बार कलमुई है और जो है मैंने 3-4 लड़की ही जन्म ली, ऐसा बात किस पर निर्भर करता है? हाँ, तो टेस्ट किसको करवाना चाहिए? उस पिता को। हाँ, उस बाप को टेस्ट करवाना चाहिए कि अपने बीमारी है और दोष दे रहा है पत्नी। चलिए हो गया। अगला इसमें 70 से 80% यानी 70 से 80% प्रोटीन पाया था किसमें? केंद्र। 70 से 80% प्रोटीन और 10% डीएनए और 2 से 3% आरएनए और 3 से 5% लिपिड पाया था। लिपिड क्या होता है? लिपिड का मतलब होता है कि मैंने वो एक पदार्थ होता है, समझो यानी समझ लो जलीय नुमा माने जल की तरह जो है पूरा पतला पदार्थ होता है, उसी को क्या कहते हैं? लिपिड। लिपिड पाया जाता है। अब इसको ध्यान रखना थोड़ा सी बात है, इसमें डीएनए आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। 70 से 80% प्रोटीन और डीएनए ये सब। आगे देख, अगला हमारा जो है अंतःपराद्रव्यीय जालिका इस तरह से दिखता है जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कहते हैं अंतःपराद्रव्यीय जालिका। हिंदी में कहते हैं अंतःपराद्रव्यीय जालिका, अंग्रेजी में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करने का काम करता है। कोशिका जो होता है उसके अंदर ही बैठा है, जूम करके दिखाया गया है। कोशिका के अंदर ऐसा आकृति मिलेगा। कोशिका के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। या कोशिका का क्या काम करता है? अंदर के भाग में रहता है और सहायता प्रदान करता है, आंतरिक भाग में सहायता प्रदान करता है। इसकी खोज किसने किया? तो एल्बर्ट, जो इसको याद रखना है, इसकी खोज है केट पोर्टर और इसके बाद जो है एल्बर्ट और एल्बर्ट जो है CLAUDE कैल्यूडियो या तो इंसर्ट वॉल्यूम ने की थी। मैंने इतना बात जानकारी है, इतना नहीं भी याद रहेगा तो छोड़ दो। मेन मुद्दा रखना है कि अंतःपराद्रव्यीय जालिका इतना नहीं पूछता, लेकिन अंतःपराद्रव्यीय जालिका क्या है उसके बारे में बताना है। अगला है यह कई प्रकार की होती है? 2 प्रकार। अंतःपराद्रव्यीय जालिका कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। पहला का नाम चिकनी कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसको शॉर्ट में SCR कहते हैं। S से हो गया स्मूथ, I से हो गया एंडोप्लाज्मिक और R से हो गया रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में SCR भी कहा जाता है। ठीक है, चिकनी अंतःपराद्रव्यीय जालिका या कोशिका में कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण में सहायक होता है। यानी जो हमारा शरीर है उसमें देखो लिखा हुआ स्मूथ लिखा हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो ऐसा दिख रहा है आकृति खंबे के आकार का, थोड़ा से जमा होता है इसमें। अभी जो ऐसा दिख रहा है खुरदरी है, इसको कहेंगे चिकनी। अब यहाँ जो है न्यूक्लियस है, कोशिका के अंदर ही न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ जो रफ लिखा हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है खुरदरी। खुरदरी अंतःपराद्रव्यीय जालिका क्या होता है? इसके अंदर जो है ये जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। तो इसके अंदर देखो दिख रहा है खुरदरी, मुझे दूसरा टाइप का, ये तो दिखा नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा पेड़ पौधा लग छाल है, तो ऐसा नहीं है। मतलब इसके अंदर जूम करके देखा जाए तो जो छोटा छोटा दिख रहा है कण, इस सब कण को क्या कहेंगे? राइबोसोम। यही राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अंतःपराद्रव्यीय जालिका और हो गया क्या चीज? खुरदरी अंतःपराद्रव्यीय जालिका। तो जो बोलेंगे अंतःपराद्रव्यीय जालिका क्या प्रकार की? 2 प्रकार की। नाम अगला है राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण करता है, सहायक होता है कौन? राइबोसोम जो है, राइबोसोम कहता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है।
राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। चलिए अगला देख लीजिए। राइबो संश्लेषण मतलब जमा करना, किसी चीज को जमा करना क्या कहलाता है? संश्लेषण। एकत्रित करता है, जितना हम खाएं, जो हमसे प्रोटीन मिला, दाल खाए तो उसमें क्या पाया था? प्रोटीन। अंडा में प्रोटीन, दूध में प्रोटीन, तो खा तो लिए, तो उसको रखने वाला, जमा करने वाला कोई तो होगा, तो कौन है? कोशिका के अंदर बैठा हुआ कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? उसका काम है, सबका काम बांट दिया गया है, और वही काम नहीं करता है तो गुस्सा हो जाता है कौन? तो तुम नहीं काम करेगा तो बोलता है नहीं, बोला हम नहीं काम करेंगे, बोला हमको वेतन कम मिल रहा है, तो तुमको जिंदगी खत्म कर दे, रुक जाओ। अपने मर जाता है, सबको ले चल। तो जो ज्यादा वेतन बढ़ाने की बात करता है उसको बोलता है कि देखो शांति से काम करो, अन्यथा दुनिया से चला जाएगा, चल जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की। अगला है राइबोसोम के बारे में सुन लो। राइबोसोम या पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन जमा होता है दोनों में जमा होता है, ठीक है। यदि हम मानव है तो हमारे अंदर भी जमा हो रहा होगा प्रोटीन, और पेड़ पौधा उसके अंदर भी प्रोटीन जमा हो रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद इसकी खोज क्या था? E.R. प्लाटे ने, बस इतना ध्यान रखना है, ई प्लाटे ने की थी। किसकी खोज? राइबोसोम की खोज। इतना नहीं पूछता है, ये सब पूछता है हाई लेवल तक। अगला है, यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। कोशिका का सबसे छोटा अंग, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? दिमाग किसको कहते हैं? केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग कहा जाता है केंद्रक। केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का दिमाग। चलिए अगला देखो। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग की बात करेगा तो नाम बताएंगे राइबोसोम को कोशिका का सबसे छोटा अंग, ठीक है। अगला है, यह राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। RNA जिसको कहते हैं RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो है और नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है कौन? राइबोसोम। राइबोसोम दो चीज से बनी होती है, RNA से और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। क्या चीज? प्रोटीन की क्या कहते हैं? फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। फैक्ट्री का मतलब हुआ जहाँ जमा होगा, जहाँ कुछ बनेगा, उसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन से बना हुआ है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कोई आदमी स्टील को जमा करेगा तो स्टील की फैक्ट्री कहलाएगा, जहाँ स्टील का निर्माण होगा स्टील की फैक्ट्री कहलाएगा। सूती बोरा बनेगा तो सूती बोरा वाला फैक्ट्री हो गया। यहाँ बन रहा है प्रोटीन, तो प्रोटीन जहाँ जमा होता है, बन रहा है, उसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से। अगला, इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। संश्लेषण मतलब जमा करना। किसका काम है? राइबोसोम का काम। अगला सवाल, राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में यदि और पूछा जाए तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। राइबोसोम दो पहला का नाम 70S, माने इस S का मतलब आकार है, नाम है, इसका आकार सही देखा गया तो 70S होता है, 80S होता है। तो आकार में छोटे होते हैं 70S। पूछेगा कि राइबोसोम दो प्रकार के, पहला का नाम 70S, दूसरा का नाम 80S। 70 मतलब 70, यानी 70S नहीं बोलेंगे, 70S आकार में छोटे होते हैं। और इसका उदाहरण है माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया 70S का उदाहरण है, ठीक है। ये भी एक तरह का राइबोसोम ही है। अगला है 80S का आकार जो है बड़े होते हैं, और उदाहरण के लिए विकसित पेड़ पौधे जंतु, विकसित पेड़ पौधा है और जंतु बड़े हैं, उसके अंदर पाया जाता है 80S, और यदि छोटा है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में होता है 70S, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। अगला जो लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, बार बार माइटोकॉन्ड्रिया ना सुन लो। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर, इसका कारण है कोलिकर, कुछ जो बात फिर लिखा देंगे। कोलिकर के द्वारा की गई थी। कीटों की रेखित पेशीय में देखा गया था, ठीक है। इसकी खोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो करने वाला का नाम है कोलिकर, जो 1880 में खोजा गया था। कीटों की रेखित पेशीय में होता है। कीटों की मतलब जो कीट पतंग होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उसमें कीट में जो है, कीट का मतलब हो गया बैक्टीरिया, जीवाणु, उसके अंदर देखा गया, ठीक है। और 1890 में अल्टमैन, क्या बोलेंगे, अल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया। पहले तो पता चला कि जो है कीटों में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन जैसे ही देखो कोई चीज का जब शुरुआत हो जाता है तो उसके आदमी उसके प्रति सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आज अंतरिक्ष से चली आई सुनीता विलियम्स, तो उसमें क्या हुआ, सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष से आई उसके प्रति अब जो भी अब वहाँ जो बात पता चला, अब उसके प्रति और कोई दूसरा वैज्ञानिक सर्च करेगा। तो वही बात यहाँ है कि जब अगला वैज्ञानिक सर्च किए कि माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ होता है तो किसमें पाया जाता है, कीटों में। तो अगला वैज्ञानिक 1880 में पता किए, ये 1890 में क्या किया, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया कि नहीं, कोशिका के अंदर भी पाया जाता है क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम था बायोब्लास्ट नाम रखा था।
पहला बार जो पता नहीं था कि उन्होंने ये बात जब पता किए तो इसका नाम रखा था क्या चीज, बायोब्लास्ट। जब कोशिका में पता चला उसको बायोब्लास्ट कहा गया, लेकिन 1898 ईस्वी में सी बेंडा ने, नाम क्या है, सी बेंडा, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। पता चला कि जो है बायोब्लास्ट है तो सोचा बायोब्लास्ट नहीं, इसका नाम रख दिया 1898 में सी बेंडा नाम वैज्ञानिक ने क्या रख दिए, माइटोकॉन्ड्रिया। या कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इन्हें क्या कहा था, क्रिस्टी कहा था, इन भारों को क्रिस्टी कहा था। देखो दिख रहा है क्रिस्टी, क्रिस्टी का मतलब जो गोल गोल घेरा चारों साइड गया है, जो दिखाया गया है अंता झिल्ली दिखाया, अंता माने अंदर की जो घेरा उसको अंता झिल्ली कहते हैं, और बाहर जो दिख रहा है उसको कहेंगे बाहरी झिल्ली। और मैट्रिक्स इसको कहते हैं, जो पेज में पदार्थ होता है उसको मैट्रिक कहा जाता है। और पूरा अंग का नाम क्या कहेंगे, पूरा नाम अंग का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है, ठीक है, जैसे गोल दिया दिखा रहे ऐसे नहीं दिख रहा था माइटोकॉन्ड्रिया। और एक हल्का सा इसी तरह सा पित्त टाइप ब्लू टाइप का था, वो क्या था, लाइसोसोम। चलो अगला देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह, जिसको अंग्रेजी में पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस में बिजली करंट नहीं आता है, ठीक है, मतलब मोदी जी यही से बोले नहीं ऐसा केवल पावर हाउस है तो यहाँ से करंट आएगा, अब सप्लाई हुआ है ऐसे, और हमारे शरीर में तो करंट हमारे शरीर में भी उत्पन्न होता है, ठीक, क्योंकि बिजली हाउस है, यहाँ बिजली घर, ऊर्जा गृह इसको कहते हैं अंग्रेजी में, इसको पावर हाउस या तो ऊर्जा गृह, इसी को बिजली घर भी कहता है। तो पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का, या तो पावर हाउस। चलो इतना और पता होना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करती है। ऊर्जा का मतलब एनर्जी मिलता है, क्या चीज, जितना अच्छा चीज खाए, जैसे प्रोटीन वसा सबको जमा रखने रहता है। और यदि अभी देखो हमारा जरूरत है ज्यादा, जब हमें वो कुछ रहे थे, चूर रहे थे, तो उस समय हाथ को ज्यादा जरूरत पड़ा बल का, तो जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया तुरंत आएगा, ठीक है, तुरंत। जैसे सैनिक कैसे होता है, जहां का सेना होता है तुरंत बुला लेता है, उसी प्रकार हमारा शरीर में कोशिका सभी असंख्य कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है, लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती है, ठीक है, हमारे शरीर में। और एक चटा मार देगा तो बहुत बार देखना मुंह का लाल हो जाता है, तो वहां लाल नहीं हुआ, खून नहीं था, कोशिका मर जाता है, और कोशिका मर गया तो वो लाल हो जाता है, ठीक है, और वही 2-4 पल के बाद देखो ठीक हो गया, ठीक है, तो वहाँ कोशिका टंच हो गया। अब जैसे उसको लगा चुराया, वहां पर अधिकतर लगातार मान लो हजारों कोशिका मर गया। फराठी से जो मारे अभी ये दिख रहा था फराठी, इस फराठी से 2 लड़का चुरा गया अभी, उसका जो कोशिका अत्यधिक मात्रा में मर गया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा से हम भी जोर लगा के मारे, यहाँ जो बल मिला तो हमारा यहाँ एनर्जी चाहिए था, और उसको एनर्जी कौन दे रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ दे रहा था, ठीक है, मेरा यहाँ दे रहा था, उसका भी हाथ था, मेरा भी हाथ था, मेरा ऐसे था, उसका ऐसे था, ठीक है। हाँ चलिए देखिएगा, इसको कहते हैं पावर हाउस, ठीक है। पढ़ाई में यदि मान ले जाए, पढ़ाई के साथ बदतमीज करोगे, बदतमीज जैसा बतियाओगे, राष्ट्र का नव शिक्षा के साथ मिसबिहेवियर करेगा तो सबसे खराब, ठीक है। पढ़े लिखे से मतलब नहीं, फालतू ला बकबक हम समझा रहे थे 3 बार देखे थे, ठीक है, लेकिन नहीं रहा गया तो थोड़ा सोचे कि इंजेक्शन कोरोना लगा देते, वैक्सीन। अब यहाँ देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण करता है और भोजन का ऑक्सीकरण होता है। हमारे शरीर में 38 एटीपी, कितना 38 एटीपी, कितने 38 एटीपी के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, और जो हम खाते हैं ग्रहण करते हैं जमा रख ले जाता है, वही 38 एटीपी के रूप में टूटकर हमें एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो उसका किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का, और इसका कार्य है कोशिका के भीतर श्वसन व एटीपी, इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। इसका हिंदी वही रहता है, का निर्माण करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया था, अगला अब जो है एक पेज आ, अब अगला पेज जो है विज्ञान आ गए, यही हमारा था। अगला कुछ टॉपिक और बचा हुआ उसको कल क्लियर कर देंगे अगला वीडियो में, आप लोग भी देख लीजिएगा। यदि क्लास में कुछ इधर उधर की बात हो जाती है तो आप लोग वीडियो में सीरियस नहीं लीजिए, क्योंकि ऐसा सबक देना भी जरूरी है, पनिशमेंट भी देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे आजकल के जो है काफी जो है टैलेंट होते हैं, और उसके बाद यूक्लिड हो गए, उसके बाद न्यूटन और अरस्तु हो गए, अब आजकल उनके बाप हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा से चूरना भी जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए आप किसी बात को दिल पर नहीं लीजिए, और यदि हम किसी को मारते हैं डांट रहे हैं तो आपको कुछ नहीं बोल रहे, आप शांतिपूर्वक वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।